Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 2 of class 12 sociology and the name of chapter is demographic structure of Indian society. भारतीय समाज के अंदर पॉपुलेशन की व्यवस्था कैसी है, कहने का मतलब कल्चरल डाइवर्सिटीज, रीजनल डाइवर्सिटीज और इत्यादि चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए, पॉपुलेशन की स्टडी को बोला जाता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी इज द सिस्टमैटिक, एक प्रॉपर systematic study of the population of a country, area, community, etc. The term is of Greek origin and is composed of the two words demos means pupil, graphne means describe. Types of demography। देखो, अब लोगों की स्टडी दो तरीके से होती है, एक फॉर्मल एक सोशल। फॉर्मल क्या होता है? एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन इन टर्म ऑफ नंबर्स, कितने लोग हैं, ठीक है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, यूथ कितनी है, वर्किंग पॉपुलेशन कितने हैं, अर्बन एरिया में कितने रहने वाले लोग हैं, दिट इज कॉल्ड फॉर्मल डेमोग्राफी। सोशल डेमोग्राफी, बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, एंड माइग्रेशन, एक जगह से लोग दूसरी जगह, गांव से शहर की तरफ कितने जा रहे हैं, दैट हैपेंस इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड सोशल डेमोग्राफी। सोशल डेमोग्राफी कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोसेस। नंबर ऑफ पीपल इन एरिया, एक एरिया के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, दैट इज सोशल डेमोग्राफी का हिस्सा। बर्थ रेट, कितना वहां का बर्थ रेट है, कितना डेथ रेट है, माइग्रेशन कितना है, कंपोजिशन ऑफ एन एरिया, एक एरिया के अंदर कितनी ज्यादा एथनिक डाइवर्सिटी है, कितनी कम्युनिटी के लोग हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं। प्रोसेस ऑफ विच इंडिविजुअल लर्न टू लिव टुगेदर इन पीस एंड हार्मनी इन अ सोसाइटी। इससे वो प्रोसेस जिसके जरिए एक व्यक्ति सीखता है कि कैसे वो समाज का एक हिस्सा बन के रहेगा, कैसे वो लोगों के साथ बिहेवियर करेगा। अच्छा, सोशल डेमोग्राफी का हिस्सा है। द माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, लेट अस सी। Malthusian theory was propounded by Sir Thomas Robert Malthus. He argued that human population tend to grow at a much faster rate than the rate at which the means of human subsistence, especially food, but also clothing and other agriculture-based product. मालथूस ये कहते हैं कि जो पॉपुलेशन होती है ना, वो संसाधनों, जैसे मान लो एक रिसोर्स है तो पॉपुलेशन 2 या 4 होगी ग्रोथ। कहने का मतलब मालथूस ये कहते हैं कि भाई जनसंख्या संसाधनों की ग्रोथ से ज्यादा तेजी से ग्रो करती है, मतलब पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ती है और नेचर के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो कम मात्रा में बढ़ते हैं। बात तो ठीक भी है, क्योंकि प्रकृति के पास तो लिमिटेड ही है ना चीजें, और पॉपुलेशन तो अनलिमिटेडली बढ़ती जा रही है। तो मालथूस यही कहते हैं कि पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ती है और ग्रोथ कम, मतलब कि रिसोर्सेज कम तेजी से ग्रो होते हैं। कैन ग्रो देयरफॉर ह्यूमैनिटी इज कंडेम्ड टू लिव इन पुअर्टी फॉर एवर। फिर इसका परिणाम क्या होता है? अगर रिसोर्सेज कम तेजी से बढ़ेंगे और पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ेगी तो गरीबी फेस करनी पड़ेगी, नेचुरल सी बात है। तो अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट मैटर। तो मालथूस के हिसाब से 2 चीजें मैटर करती हैं। अकॉर्डिंग टू हिम पॉपुलेशन कैन ग्रो अनकंट्रोलेबली, इट ग्रोज इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. इट इज फास्ट। और जो रिसोर्स होते हैं वो किस तरह से बढ़ते हैं? 2, 4, 6, 8, 10 और पॉपुलेशन 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. तो पॉपुलेशन ग्रोज मच फास्टर देन रिसोर्सेज। पॉपुलेशन इज ग्रोइंग अनकंट्रोलेबली, land is not able to sustain the large population which leads to poverty, hunger and starvation, etc. अब देखो, जनसंख्या तो इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है और प्रकृति के संसाधन घटते जा रहे हैं। जैसे आप जमीन को ही देख लो, अब पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो फिर लोगों के लिए घर भी बनाने पड़ेंगे। तो और फिर अच्छा, एक व्यक्ति को 2 घर भी चाहिए, प्लॉट भी चाहिए। तो वो जो जमीन है, जो फर्टाइल लैंड है, वो क्या होती चली जाएगी? कम। मालथूस इसी पे ही जोर देते हैं कि प्रकृति के जो संसाधन है वो बहुत धीरे बढ़ते हैं और लोगों की पॉपुलेशन या उनकी ग्रीड्स बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं। मालथूस कम अप विद 2 सॉल्यूशन। मालथूस 2 सॉल्यूशंस की बात करते हैं। पॉजिटिव चेक, पहला तो यह है कि नेचुरल डिजास्टर कॉज मेनी पीपल डाई एंड द पॉपुलेशन इज नेचुरली कंट्रोल्ड। एग्जाम्पल अर्थक्वेक और सुनामीज। मालथूस ये कहते हैं कि देखो, एक तो तरीका है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का कि जब प्रकृति बैलेंस करती है, मतलब बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, या फिर कोई किसी तरह की डिजीज या वायरस, जैसे इस वक्त कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस, तो इससे लोग मर रहे हैं।
तो वो कहते हैं कि एक तरीका होता है ये नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से जब लोग मरते हैं तब पॉपुलेशन कम होती है। दूसरा तरीका मालथूस कहते हैं कि मैन मेड, लेट मैरिज करना, ठीक है ना, कैलिवेसी, कॉन्ट्रासेप्टिव्स इटीसी। कहने का मतलब है लेट शादी करना या फिर बच्चे कम पैदा करना या फिर पॉपुलेशन कंट्रोल करना, फैमिली प्लानिंग करना। दूसरा तरीका होता है ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का। क्रिटिसिज्म ऑफ मालथूस थ्योरी। अब मालथूसियन की थ्योरी का क्रिटिसिज्म भी हुआ। मालथूस थ्योरी वाज चैलेंज्ड बाय थ्योरिस्ट हु क्लेम्ड दैट इकोनॉमिक ग्रोथ कुड आउटस्ट्रिप्स पॉपुलेशन ग्रोथ। कहने का मतलब है कुछ जो थ्योरी सोशोलॉजिस्ट या फिर थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि भाई मालथूस की थ्योरी तो गलत है। अगर एक व्यक्ति अमीर है, वो बहुत ज्यादा अमीर है, पैसा उस पर बहुत है, अच्छा कमा रहा है, तो वो जितने मर्जी चाहे बच्चे करे, उससे उसकी स्थिति खराब थोड़ी होने वाली है, क्योंकि उसके पास तो पैसा है ना उनको सरवाइव कराने का। देखिए कंसेप्ट ये भी ठीक है कि चलो भाई वो तो अच्छी ह्यूमन कैपिटल बनेंगे, उनके पास पैसा है, पर आप ये सोचिए कि प्रकृति के ऊपर दबाव नहीं बढ़ेगा क्या? प्रकृति को तो नहीं मैटर करता ना कि एक इंडिविजुअल कितना ज्यादा कमा रहा है कितना कम, उसको तो उसको भी खिलाना पड़ेगा जो ज्यादा बच्चे हो रहे हैं। तो ये चीज The critics argued that problem like poverty and starvation were caused by the unequal distribution of economic resources rather than by population growth. अब जो क्रिटिक है मालथूस के थ्योरी के, वो ये कहते हैं कि भाई जो ये प्रॉब्लम है ना पॉपुलेशन की या भूखमरी की या हंगर की, ये इस कारण से होती है कि जब एक व्यक्ति के पास तो बहुत जरूरत से ज्यादा संसाधन है और दूसरे व्यक्ति के पास कम है या है ही नहीं, तब ये दिक्कत होती है। पॉपुलेशन ग्रोथ इसमें कुछ नहीं है। अब देखो एक तरह से ये बात भी ठीक है कि मान लो एक व्यक्ति है वो 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो दिन के 300 रुपए कमा रहा है, दिहाड़ी कर रहा है। अब वो 2 लाख वाला भी सरवाइव कर रहा है और ये 300 रुपए वाला भी सरवाइव कर रहा है। अब उस 2 लाख वाले की जरूरतें 1 लाख में पूरी हो जाती है, पर उसके पास 1 लाख क्या है, फालतू आ रहा है। तो अब ऐसे में ये व्यक्ति और वो व्यक्ति के दोनों के बीच में भूखमरी या इन सब चीजों का बहुत बड़ा डिफरेंसेस होगा। तो ये भी थ्योरी है, पर हमें ये सोचना चाहिए कि जितना ज्यादा धन अर्जित होता है या जितने ज्यादा रिसोर्स इकट्ठे करता है व्यक्ति, उतना ही ज्यादा प्रकृति का एक्सप्लॉइटेशन होता है, तब जाके ही तो रिसोर्सेज आते हैं। बर्थ रेट एंड हैड डिक्लाइंड एंड आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक्स डिजीजेस वर बीइंग कंट्रोल। और दूसरे क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि भाई बर्थ रेट तो कम हुआ है, वो बर्थ रेट भी कम हुआ है और डेथ रेट भी कम हुआ है, मतलब कि लोग पैदा भी कम हो रहे हैं और मर भी अब कम रहे हैं, मतलब कंट्रोल्ड है मामला, तो इससे भी ये समस्या दूर हो रही है। बात तो ये भी ठीक है, क्योंकि देखो जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते जाते हैं तो चाइल्ड मतलब बर्थ रेट क्या होता है, कम होता है, क्योंकि वो समझते हैं कि 1 बच्चा 2 बच्चा पर्याप्त है, ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ा के कोई फायदा नहीं। मालथूसियन प्रिडिक्शंस वर proved false because both food production and standard of living continued to rise despite the rapid growth of population. अब मालथूस की थ्योरी को इस तरह भी कॉन्ट्राडिक्ट किया गया है कि भाई जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी भी तो बढ़ रही है, उधर से प्रोडक्शन भी तो बढ़ रहा है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, जैसे मान लो पॉपुलेशन बढ़ रही है और हम प्रकृति से फर्टिलाइजर मैन्यूर डाल के रिसोर्सेज ज्यादा जनरेट कर रहे हैं, फूड या जो भी जरूरतें हैं। अब हमें ये सोचना है कि क्या उससे प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंच रहा है? बिल्कुल पहुंच रहा है। तो फिर कैसे प्रकृति चीजों को बैलेंस करेगी? वो फिर डिजास्टर या फ्लड्स ये सब चीजें आएंगी, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से ही तो सब कुछ होता है। अब जैसे आप देखो लैंड पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा करती है पूरी वर्ल्ड में, तो अब पोल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है तो प्रकृति तो बैलेंस करेगी, क्योंकि देखो पोल्यूशन ज्यादा होने से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, बड़े बड़े आइस के जो ग्लेशियर्स हैं वो सब क्या होंगे, पिघलेंगे, और पिघलने के बाद सी लेवल बढ़ेगा, फिर जमीन जो टापू हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, वो सब पानी में लुप्त हो जाएंगे। तो देखो रिसोर्स की ग्रोथ हम मान रहे हैं हो रही है, मानव कर रहा है प्रकृति पे प्रेशर डालकर, पर प्रकृति की भी एक सीमाएं हैं। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। पॉपुलेशन इज मूविंग फ्रॉम अंडर डेवलप्ड टू डेवलप्ड कंट्रीज। पॉपुलेशन क्या होती है, जनसंख्या। लोग क्या चाहते हैं कि भाई अंडर डेवलप्ड देशों को छोड़कर कहां रहे हम, डेवलप्ड देशों में। क्यों? क्योंकि डेवलप्ड देशों में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है। प्रीमेटिव स्टेज, जैसे जो बहुत ही ज्यादा अंडर डेवलप्ड है, अफ्रीका, बहुत भूखमरी है वहां पे। सेकेंड स्टेज डेवलपिंग, जिसमें हमारे जैसे देश आ जाते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान जैसे देश डेवलपिंग। और थर्ड स्टेज क्या होती है, डेवलप्ड, जब यूएसए या यूके।
कहने का मतलब है कंट्रीज 3 फेजेस से होके गुजरती है। पहला वो अंडर डेवलप्ड है, फिर डेवलपिंग में आती है, देयर आफ्टर वो डेवलप्ड हो जाती है। फर्स्ट स्टेज क्या है अंडर डेवलप्ड, लेट अस सी, जहां पे बर्थ रेट बहुत ज्यादा होता है। पीपल आर अनअवेयर ऑफ द एडवांटेज ऑफ हैविंग स्मॉल फैमिलीज, लोगों को पता नहीं होता कि छोटे परिवार होने के क्या फायदे हैं। इवन गवर्नमेंट भी इंडिया की ट्राई करती है, जैसे छोटा परिवार खुशियां पार, फैमिली प्लानिंग, इस तरह की स्कीम्स चलाकर। बर्थ रेट इज हाई सिंस पीपल्स आर अनअवेयर ऑफ द एडवांटेज हैविंग स्मॉल फैमिलीज, दे आर नॉट एजुकेटेड, वो पढ़े लिखे नहीं है, उससे भी वो ज्यादा हो जा रहे हैं बच्चे। डेथ रेट इज ऑल्सो हाई सिंस हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल। और इन देशों में, अंडर डेवलप्ड देशों में, अफ्रीका जैसे एक एग्जांपल पे हम अफ्रीका ले रहे हैं, तो यहाँ पे लोग मरते भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ज्यादा पुअर है। डेवलपिंग कंट्रीज, अब इंडिया जैसे देश की बात कर रहे हैं, बर्थ रेट इज हाई एज वी लिव इन पर्टिकुलर पैट्रियार्कल सोसाइटी। क्यों? क्योंकि हमें तो बेटे चाहिए। ये वाली भी तो सोच है ना इंडियन सोसाइटी में कि बेटा विल रन द वंश, घर का वंश वो चलाएगा। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी में जहां पे पितरात्मक सत्ता होती है, मेल डोमिनेट करता है, वेयर मैन डिसाइड्स हाउ मेनी चिल्ड्रंस मस्ट बी बोर्न एंड मेल चाइल्ड इज प्रिफर्ड। इलिटरेसी एंड पीपल आर इग्नोरेंट होते हैं, इसमें इलिटरेट भी होते हैं। इंडिया की 23% के आसपास पॉपुलेशन इस वक्त इलिटरेट है। डेथ रेट इज आल्सो लो, डेथ मरते कम है। हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज आर अवेलेबल, होती है इंडिया में, अवेलेबल भी है। और फिर हमारे यहाँ पे मोस्टली 66 से ज्यादा % पॉपुलेशन कहाँ है? विलेजेस में है। और विलेजेस में आप जानते हैं खान पान थोड़े अच्छे हैं, क्वालिटी का, इन कंपेरिजन टू सिटीज, तो पीपल कम बीमार पड़ते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज आर अवेलेबल, देयरफॉर पॉपुलेशन इज हाई एंड रिजल्ट इन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और यहाँ पे क्या परिणाम होने को रहता है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। डेमोग्राफिक डिविडेंड, व्हेन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज मोर देन द नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। कहने का मतलब है, मान लो 10 व्यक्ति हैं, उसमें से 2 व्यक्ति काम करने वाले हैं, बाकी 8 काम नहीं कर रहे, घर खाली बैठते हैं, इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, जब काम करने वाले कम हो और खाने वाले ज्यादा हो। जैसे एक व्यक्ति है, वो अकेला कमाने वाला है, पर उसके घर में उस पे 6 लोग निर्भर है, तो अब वो व्यक्ति क्या होगा? पॉवर्टी सर्कल से बाहर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके एक्सपेंडिचर ही इतने होंगे। डेवलप्ड कंट्रीज, यूएसए, यूकेज, बर्थ रेट यहाँ कम होता है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, समझते हैं कि फालतू बच्चे पैदा करके कोई फायदा नहीं है। डेथ रेट इज आल्सो लो, यहाँ पे डेथ रेट भी कम होता है बिकॉज हेल्थ फैसिलिटीज फर्स्ट क्लास होती हैं, देयरफॉर पॉपुलेशन इज लो, जिसका परिणाम क्या है कि यहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, व्हेन द बर्थ रेट ऑफ अ कंट्री इज हाई, जब बच्चे पैदा ज्यादा हो रहे हैं एंड डेथ रेट लो है, तो उस देश में क्या होगा? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा। और अगर वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी अवेलेबल है, क्योंकि लोग मरेंगे नहीं तो फिर पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, एक्सप्लोजन होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हैं तो वो लोग सर्वाइव कर जाएंगे, बच जाएंगे। कॉमन कंसेप्ट ऑफ इंडिकेटर्स, बर्थ रेट, बर्थ रेट से भी हमें पता चलता है कि एक देश कितना तरक्की कर रहा है। नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन, कहने का मतलब है पर जितने लोग, 1000 लोग जीवित है मान लो, उस 1000 में से कितने बच्चे हैं या कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, दैट इज बर्थ रेट, पैदा हुए हैं। डेथ रेट क्या है? मरने वाले कितने हैं 1000 पॉपुलेशन पे, डेथ इज डेथ रेट। मोर्टिलिटी रेट क्या होता है? देखो, इसको इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बोला जाता है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है कि बच्चा पैदा हुआ 1 साल का होने से पहले कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। जब देश आजाद हुआ था 1947 में, उस टाइम ये 216 था। 1000 बच्चे पैदा हुए, उसमें से 216 की मृत्यु हो जाती थी 1 ईयर का होने से पहले इंडिया के अंदर। आज ये डाटा 28 पे है और इस घटता जा रहा है। हम इसमें बहुत इंप्रूवमेंट कर रहे हैं क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज इंडिया के अंदर बढ़ती जा रही हैं। रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, डिफरेंसेस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, जितना ज्यादा बीच का अंतर होगा इन दोनों के बीच में, उतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी। रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है? जैसे देखो, मान लो ये एक पति है और ये पत्नी है, इनके आगे 4 बच्चे हैं, ठीक है। अब ये दोनों की जब मृत्यु होगी तो इनको रिप्लेस कितने जनों ने किया? 4 जनों ने ना, तो ये होता है रिप्लेसमेंट लेवल। अगर ये ज्यादा होगा तो देश में पॉपुलेशन बढ़ रही होगी। अब मान लो अगर एक ही बच्चा होता है यहाँ,
तो इन दोनों के जाने के बाद एक व्यक्ति इन्हें रिप्लेस करता, तो पॉपुलेशन धीरे धीरे इसी तरह कम होती चली जाती। प्रेजेंट जनरेशन रिप्लेस द प्रीवियस ओल्डर जनरेशन। जीरो लेवल रिप्लेसमेंट क्या होता है? रिप्लेसमेंट इज द सेम नंबर ऑफ पीपल रिप्लेस सेम नंबर ऑफ ओल्डर जनरेशन। कहने का मतलब ये है पति पत्नी, इन आगे इनके 2 बच्चे हैं, ये दोनों का मृत्यु हुआ, ये इन दोनों ने इनको रिप्लेस कर दिया, तो से जीरो लेवल रिप्लेसमेंट रेशो इसको बोला जाता है। नेगेटिव लेवल रिप्लेसमेंट रेशो क्या होता है? वही कि हस्बैंड वाइफ आगे एक चाइल्ड। तो अब जब इसकी और इसकी मृत्यु होगी तो सिर्फ ये इसको रिप्लेस कर रहा है, तो नेगेटिव, क्यों? -1 हो गया ना। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, नंबर ऑफ पीपल रिप्लेसिंग द ओल्डर जनरेशन इज मोर। जब बहुत ज्यादा हो, जैसे कहने का मतलब हस्बैंड एंड वाइफ और आगे 5 बच्चे हैं, तो अब ये दोनों का मृत्यु होने के बाद ये 5 लोग इसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो 3 तो फालतू थे ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा। फर्टिलिटी रेट, नंबर ऑफ लाइफ बर्थ ईयर, बर्थ बिटवीन द एज ऑफ 15 to 49 ईयर्स पर 1000 वुमेन। 1000 वुमेन जो 15 से 49 साल की उम्र की हैं, वो कितने बच्चों को जन्म देती हैं? डिफरेंसेस 15 से लेके 49 में जो भी वो कितनी बार मदर बनती है, दैट इज कॉल्ड फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट 15 से 49 साल के बीच में उन्होंने, वो 1000 पे निकलता है, याद रखना। नंबर ऑफ वुमेन हु गिव्स बर्थ टू चिल्ड्रन इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक एरिया में 15 से 49 साल की वुमेन कितने बच्चों को जन्म देती है, टोटल फर्टिलिटी रेट। सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, दैट इज सेक्स रेशियो। केरला में सबसे ज्यादा है 1013 के आसपास, हरियाणा में सबसे कम है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, वही 1 साल का होने से पहले जितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, पैदा हुए जो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, पैदा होने के बाद कितने साल वो जीता है, कितने साल मतलब उसकी उम्र होगी। जब 1947 में देश आजाद हुआ था उस टाइम ये 30s में था, मतलब 36 37 ऐसे था, बहुत कम था। आज तो ये 69 क्रॉस कर गया, इवन 70 तक पहुंच गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ गई हैं। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट होता है कि 1 लाख महिलाओं में से कितनी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है बच्चे को जन्म देते हुए। ये पर ईयर निकलता है, पर लैख पे निकलता है, ये आपको याद रखना है। ये 1000 कट है यहाँ पे लैख पर, 1 लाख में से कितनों की महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। एज स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन इन टर्म ऑफ एज इन इंडिया, 0 से 15 तक को यूथ कहा जाता है, 15 से 65 तक को वर्किंग पॉपुलेशन, और 65 से अबव को क्या कहा जाता है? डिपेंडेंट पॉपुलेशन। क्यों? उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं और अपने चाइल्ड्स पर क्या हो जाते हैं? डिपेंड हो जाते हैं। डिपेंडेंसी रेशो, द नंबर ऑफ डिपेंडेंसी रेशो मतलब जैसे एक व्यक्ति काम करने वाला है, उसके ऊपर डिपेंड कितने लोग हैं। द नंबर ऑफ पीपल हु आर नॉट वर्किंग एंड आर डिपेंडेंट ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन रेशो ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन टू द वर्किंग पॉपुलेशन इज हाइयर। डिपेंड ज्यादा हो, इसी से ही डिपेंडेंसी रेशो निकलता है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन। तो एक पर्सन वर्किंग है पर 2 लोग उस पर डिपेंड है, तो ऐसे निकलता है। तो डिपेंडेंसी रेशो वो यही कह रहा है कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि जैसे आप 2 हैं, किससे? वर्किंग पॉपुलेशन से 1। इंडिया के अंदर ऐसे ही है, जैसे आप देखो कि जॉइंट मतलब एक परिवार है, उसके अंदर 2 लोग कमाने वाले हैं और 5 लोग मतलब बेटा या वाइफ, वो सब उस पर डिपेंड है। तो 2 वर्किंग पॉपुलेशन 2 है और कमाने वाले 5 है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, व्हेन द वर्किंग पॉपुलेशन इन अ कंट्री इज मोर देन डिपेंडेंट, उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है इसमें, कि जब काम करने वाले ज्यादा हों और डिपेंडेंट कम हो, तो या नॉन वर्किंग पॉपुलेशन कम हो। साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, टुडे द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज वेरी हाई, आज बहुत ज्यादा है, बट इट हैज नॉट ऑलवेज बीन हाई, ग्रोथ हैज बीन अप एंड डाउन, बढ़ती रहती है और घटती रहती है। एपिडेमिक्स, नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते हैं इंडिया के अंदर, आप जानते हैं, उससे बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है। एपिडेमिक्स क्या होते हैं? जैसे डिजीज विच इज वाइड स्प्रेड, जो बहुत बुरी तरह फैलते हैं, एंड इफेक्ट लैक ऑफ पीपल्स, लाखों लोगों को उसका प्रभाव पड़ता है। इन अ लार्ज एरिया, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर देयर स्प्रेड द स्पेनिश इन्फ्लुएंजा, फैल गया था। इट इफेक्ट द थ्रोट एंड कैविटी एंड द पर्सन गेट चोक एंड डाई, और वो सांस ले नहीं पाता था और मृत्यु हो जाती थी। इट इज बिलीव टू हैव किल्ड मोर पीपल देन एनी वॉर, और युद्ध से भी ज्यादा लोग इसकी वजह से मरे थे।
और आज आप जानते ही हैं कोरोना की वजह से दुनिया में इतने लोगों की मृत्यु हो रही है। इट स्प्रेड वेरी फास्ट एंड इज कंटेजियस बिकॉज, और ये किसी के संपर्क मतलब जैसे जिस व्यक्ति को हो रहा है उसके संपर्क में कोई व्यक्ति आता है उसे भी हो जाता है। सैनिटेशन कंडीशंस वर वेरी बैड, उस कारण से फैलते हैं इस तरह की बीमारियां। अगर साफ सफाई ना हो, मेडिकल फैसिलिटीज लो हो, तब फैलते हैं। सोल्जर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस एंड स्प्रेड इट। मान लो एक व्यक्ति है, अनादर लिख देते हैं यहाँ पे, एक सोल्जर है उसको हुआ है और वो दूसरी जगह जाता है तो वहां पे भी फैल गया। तो ये भी एक कारण होता है एपिडेमिक्स का फैलने का। जैसे कोरोना में लोग एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। जिस व्यक्ति को कोरोना है अगर वो किसी नॉर्मल व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसको भी हो जाता है। केमिकल एक्सप्लोजन, फ्यूम्स इन एयर, इससे भी केमिकल एक्सप्लोजन हो गया, उससे मतलब कि पोल्यूटेड होगी एयर, तो वहां पे सांस नहीं लिया जाता, मृत्यु हो जाती है। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी इंडिया के अंदर, उसमें दे आर लेस कॉमन नाउ बिकॉज बेटर मेडिकल फैसिलिटीज। पर आज ये इतने ज्यादा अस्तित्व में नहीं है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी हैं। सैनिटरी कंडीशंस हैव बीन इम्प्रूव्ड, अवेयरनेस ऑफ पीपल हैव इंक्रीज्ड। सैनिटरी कंडीशंस भी अच्छी हुई और लोग अवेयर भी हैं, साफ सफाई रखते हैं अपने आसपास। In India, we still have some epidemics like swine flu, चिकनगुनिया, प्लेग, मलेरिया etc. आज भी भारत में ये हैं, आप लोग जानते हैं इसके बारे में। फेमाइन्स क्या होते हैं? भूखमरी, जब भूख की मतलब कि फूड की कमी हो जाती है और उसके कारण लोग मरने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड फेमाइन। नेचुरल, एक्सेसिव रेनफॉल, नो रेनफॉल, मान लो बहुत ज्यादा बारिश होगी या बारिश बिल्कुल ही नहीं हुई या सूखा पड़ गया, उससे फेमाइन हो जाता है। क्योंकि देखो ज्यादा बारिशें हो जाएंगी तब भी फसलें बर्बाद हो जाएंगी और नहीं होगी तब भी हो जाएंगी। मैन मेड, एक्सेसिव यूज ऑफ, अब जब जमीन में अंधाधुंध फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ये सब डाला जाता है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो ज्यादा ग्रो करना है, तो उससे जमीन की फर्टिलिटी घटने लगती है, फिर भूखमरी आती है क्योंकि जमीन की भी तो सीमाएं है ना। डॉक्टर अमर्त्य सेन, याद रखना ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने क्या कहा? It is not necessary that famine is due to lack of food grain, but it could be due to lack of efficient distribution, failure of entitlement, and inability of people to buy or otherwise obtain food. वो ये कहते हैं कि भूखमरी सिर्फ इसलिए नहीं होती कि भोजन कम है, नहीं, उसके और भी बहुत कारण है। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उसको मतलब कि 100 किलो गेहूं चाहिए एक साल में, और उसने घर में लगा रखे हैं 1000 किलो गेहूं, तो 900 किलो पालतू थे। अब वो 900 किलो उन व्यक्तियों को मिल जाते जो बाजार में भूखे हैं, जिनको नहीं मिल पा रहा है। तो अमर्त्य सेन इस पे भी कहते हैं कि एक्सेस मतलब कि इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन भी एक कमी है। नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, लेट अस रीड दिस। टेक केयर टू सी दैट एवरी, याद रखिएगा, फिर इसको एमजी नरेगा में जोड़ दिया गया था 2005 में, 2004 में चला था ये। टेक केयर नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम के नाम से भी ये चला था। इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 200 डे का इसमें मिनिमम एश्योरेंस होता है। टेक केयर टू सी दैट एवरीवन इज एम्प्लॉयड सो दैट इफ देयर इज अ फेमाइन दे कैन मूव समवेयर एल्स एंड बाय फूड। मतलब कि हर किसी को रोजगार मिले, कोई भूखा न रहे, ये एमजी नरेगा का मेन मोटिव है। टोटल फर्टिलिटी रेट, व्हेन द बर्थ रेट इज हाई एंड डेथ रेट इज लो इट इज रिजल्टेड इन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये इसको बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। रिप्लेसमेंट लेवल, केरला एंड तमिलनाडु जीरो स्टेबलाइज लेवल ड्यू टू लिटरेसी। मतलब आमतौर पर वहां पे जैसे मान लो एक पति पत्नी है तो उनके आगे 1-2 ही बच्चे होते हैं, अगर 2 हैं तो 0 हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। बिहार एंड उत्तर प्रदेश वेरी हाई, क्योंकि यहाँ पे लोग 5-5 बच्चे 6-6 बच्चे करते हैं इन राज्यों में, तो क्या होता है यहाँ पे रिप्लेसमेंट रेशो हाई है, 4:1। इट कैन बी गुड इंक्रीज इन यूथ पॉपुलेशन, ये अच्छा भी हो सकता है अगर इसको, फिर वही बात आ जाती है कि प्रकृति पे तो दबाव बढ़ेगा ना, अगर यूथ वर्किंग कैपिटल या यूथ पॉपुलेशन आ जाएगी देश के पास, चलिए अच्छा है मान लिया आ गई, तो उससे प्रकृति का एक्सप्लॉयटेशन भी तो ज्यादा होगा, तभी तो ये लोग सर्वाइव कर पाएंगे। लो The declining sex ratio in India, number of females per 1000 males of a population। सेक्स रेशियो क्या होता है? एक मतलब 1000 पे कितनी महिलाएं हैं। चाइल्ड सेक्स रेशियो 1000 बॉयज पे कितनी लड़कियां हैं। सेक्स रेशियो हैज ऑलवेज अ कंसर्न इन इंडिया, ये हमेशा से ही इंडिया के अंदर एक प्रॉब्लम बनी रही है। नेग्लेक्ट ऑफ गर्ल चाइल्ड, क्योंकि इंडिया में पैट्रियार्कल सोसाइटी है तो सबको मेल चाहिए होते हैं, मेल चाइल्ड, ये भी एक मतलब की प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे गर्ल चाइल्ड कम लोग चाहते हैं कि उनके यहाँ कम हो। फीमेल फोर्टिसाइड्स एंड इनफेटिसाइड्स,
मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, वुमेन डाई ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ये भी एक कारण है जब बच्चा पैदा होने लग रहा है। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट में 1 लाख में से कितनी महिलाएं मर जाती हैं बच्चे को जन्म देते हुए। माइंडसेट लोगों का है कि उनके यहाँ बेटी ना हो बेटे हों। प्रोस्परस स्टेट सच एज पंजाब एंड हरियाणा, जो ये राज्य बहुत संपन्न है पर यहाँ पे सेक्स रेशियो क्या है, बहुत कम है। फीमेल इन्फेंटिसाइड्स एंड डाउन विद बर्निंग बिकॉज, क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि दहेज बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। पेरेंट्स वांट टू सेव मनी, वो लोग पेरेंट्स पैसा बचाना चाहते हैं। पीपल वांट ओनली 2 or 3 boys, देयरफॉर व्हेन दे गेट अ गर्ल दे किल इट एंड हैव अ बॉय। वो चाहते हैं कि आमतौर पर उनके यहाँ बेटा हो और बेटी ना हो। जो इलिटरेट पीपल होते हैं मेनली उनका ये माइंडसेट होता है। लिटरेट पीपल का इस तरह का माइंडसेट आमतौर पर नहीं होता। सोनोग्राफी क्या होता है? टू नो द सेक्स ऑफ चाइल्ड। जैसे आप इंडिया के अंदर ये बैन है, अब तो गवर्नमेंट ने इस पे बहुत काम किया है, पूर्ण रूप से बैन है, पर जैसे गर्भ में ही पता कर लेना कि मतलब बेटा है या बेटी है, इंडिया के अंदर ये अब बैन है। द प्री नटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट कब पास हुआ? 1996 के अंदर, और लेटर एनफोर्स्ड इन 2003। अब सोनोग्राफी 2003 के कानून के हिसाब से इंडिया के अंदर नहीं करवाया जा सकती। दिस डज नॉट अलाउ द सेक्स ऑफ चाइल्ड टू बी नोन, और इसके अंदर आप ये नहीं जान सकते उसके जन्म से पहले कि वो बेटा है या बेटी। लिटरेसी रेट मतलब पढ़े लिखे कौन है? लिटरेसी इज द एबिलिटी टू रीड और राइट। एक व्यक्ति जो किसी भी भाषा को लिख और बोल सकता है, दैट पर्सन विल कॉल्ड लिटरेट। एजुकेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल जो हम स्कूल में सीखते हैं और इनफॉर्मल जो हमें सोसाइटी या किसी से कुछ हमने सीखा, वो इनफॉर्मल है। केरला हैज द मैक्सिमम लिटरेसी रेट वेयर एज राजस्थान एंड नॉर्दर्न स्टेट्स हैव लो लिटरेसी रेट। केरला में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, 96 पॉइंट समथिंग है इस वक्त केरला का लिटरेसी रेट। देयर आर 3 कैटेगरीज। जेंडर, मोर मेल्स आर लिटरेट टू फीमेल्स बट इट इज बिकमिंग हायर। मेल्स ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं क्योंकि मेल को पढ़ाना चाहते हैं लोग, क्योंकि वो वंश चलाएगा, वो कमा के लाएगा, इस तरह की मेंटेलिटी है लोगों की। फीमेल्स को कम भेजते हैं पढ़ने के लिए या हायर एजुकेशन के लिए। सोशल ग्रुप, हायर इनकम फैमिलीज हैव मोर लिटरेसी लेवल। जो पढ़े लिखे परिवार होते हैं या अमीर परिवार होते हैं उनके यहाँ लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, किसके मुकाबले? जिन फैमिलीज की इनकम कम है। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिज द गैप थ्रू इन रिजर्वेशन SC/ST। जैसे SC/ST जो लोग कम इनकम वाले हैं उनको सरकार रिजर्वेशन देती है ताकि वो लोग भी सोसाइटी के अंदर ग्रोथ कर सकें। केरला हैज मोर लिटरेसी रेट देन राजस्थान, क्योंकि लोगों की कमाई ज्यादा है। राजस्थान में सोर्स ऑफ इनकम कम है। रूरल अर्बन डिफरेंसेस, गांव और शहर के बीच के अंतर। देयर इज अ माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरिया। लोग गांव से शहर की तरफ मूव ऑन करते हैं, किस लिए? जॉब की सर्च में, मतलब नौकरी मिल जाएगी, जिंदगी सुधर जाएगी, इस तरह। 68.8% ऑफ आवर पॉपुलेशन आज भी गांव के अंदर रहती है। दो एग्रीकल्चर और गांव के अंदर मेन मतलब की लिविंग या सर्वाइवल का सोर्स क्या है? खेती बाड़ी है। पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया इन 1952 नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम NEPP वाज इंट्रोड्यूस। ये गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। इट ट्राई टू इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन इन सोशली डिजायरेबल डायरेक्शन, ताकि समाज के अंदर जो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है उसे कंट्रोल किया जा सके। देखो, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ज्यादा रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन भी होगा और यूज करने वाले भी बढ़ेंगे। अब जब यूज करने वाले बढ़ेंगे तो संसाधन तो प्रकृति के पास लिमिटेड है, फिर वो क्या होगा? उनकी कमी होने लगेगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, लेट अस सी। पॉपुलेशन शुड बी कंट्रोल्ड। इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल हो, लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए और कंट्रोल द बर्थ रेट एंड रिड्यूस द बर्थ रेट कंट्रोल हो और उसे घट जाए, वो मतलब लोगों को समझाया जाए कि बच्चे ज्यादा ना पैदा करें। मास स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय संजय गांधी, द यंगर सन ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिसेस इंदिरा गांधी, टू कंट्रोल पॉपुलेशन। इनके द्वारा, संजय गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये इंदिरा गांधी जी के बेटे थे। किस लिए चलाया गया था इनके द्वारा ये प्रोग्राम? पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। इन दिस ट्यूबेक्टोमी वाज परफॉर्म्ड फॉर वुमेन एंड वेस्केटोमी वार फॉर मैन वाज कंडक्टेड इन अ वेरी हैफेजर्ड मैनर। मतलब कि बहुत जल्दबाजी में हुआ ये प्रोग्राम, हो सके वो चाइल्ड्स कम से कम पैदा करें।
ऑल गवर्नमेंट टीचर्स डॉक्टर्स वर, पर ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम देता है उसके खिलाफ है ये, तो इसलिए इसका बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ था। ऑल गवर्नमेंट टीचर्स डॉक्टर्स वर अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू मास स्टेरिलाइजेशन कैंप, इट वाज रिन्यूड एज नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, और ये नाम इसको दिया गया। इन दिस पीपल कुड ओनली बी स्टेरिलाइज्ड इफ पीपल एग्री टू डू इट एंड देयर सिग्नेचर वाज नीडेड। और मतलब कि इस प्रोग्राम जब बाद में इसको ये नाम दिया गया, तो अब जो लोग अपनी मर्जी से चाहते हैं सिर्फ उनका होगा। तो उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए इतना मेहनत लगा है लिखने में और आपको फिर समझाने में भी। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल पर ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई आप किसी क्वेश्चन से कोई आप मतलब पॉइंट जानते हैं जो हम इस वीडियो में नहीं बता पाए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको जरूर कंसर्न करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद। मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। देखिए सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सोचने का है मेनली, क्योंकि सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स हम ही से ही जुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि हम भी तो सोसाइटी का हिस्सा होते हैं ना, तो इसीलिए बस चीजों को ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।